जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस पहले आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, जिसमें मैंने बताया था कि ग्रेच्युटी क्या होती है और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि पेंशन्स के संदर्भ में क्या नियम है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा लीव इनकैशमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, जिसको कहा जाता है अर्जित अवकाश का नकदीकरण। इसका सेक्शन है 10(10)AA। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जाने कि लीव इनकैशमेंट, लीव क्या होती है और उनका इनकैशमेंट क्या होता है। जब बात करेंगे लीव की, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा करने पर 1 महीने का अवकाश अर्जित हो जाता है। अर्थात इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माने, वैसे एम्प्लॉयर के हिसाब से ये अलग अलग होता है। कई कंडीशंस में 14 दिन की छुट्टी होती है, कुछ में 1 महीने की छुट्टी होती है वर्ष भर में। चाहे तो आप जब चाहें उसको ले सकते हैं, चाहे आप एक एक दिन करके ले लें और चाहे वर्ष में एक साथ हमको ले लें। लेकिन इनकम टैक्स वाले ये मानते हैं कि 1 वर्ष की सेवा पर 1 माह का अवकाश आपको अर्जित हो जाता है। अवकाश अर्जित हो जाने का मतलब है या तो आप उसका पेमेंट ले लेंगे और या तो आप वो छुट्टी ले लेंगे, उसके बावजूद भी पूरे वर्ष का वेतन पाएंगे। मान लो अगर ये 1 महीने का अर्जित अवकाश है तो कोई कर्मचारी 11 महीने सेवा करे और 12 महीने का वेतन ले ले, या फिर 12 महीना सेवा करे और 13 महीने का वेतन ले ले। तो यही होता है अर्जित अवकाश। यहाँ पर 1 वर्ष की सेवा करने पर 1 महीने का अवकाश अर्जित हो जाता है एम्प्लॉय को। बात क्लियर है? ये हो गया अर्नड लीव, अर्थात उसने छुट्टियां कमा ली हैं ये। उसके बाद में उसको अधिकार है इनका नकदीकरण कराने का, अर्थात इनको पैसे में कन्वर्ट कर लेने का। तो जब पैसे में कन्वर्ट कर लेगा तो ये बात आ जाएगी, उसको कहेंगे लीव इनकैशमेंट। बात क्लियर? जब लीव इनकैशमेंट की बात करेंगे तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट कौन से? लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, और इधर लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर। एक तरफ क्या हुआ, एम्प्लॉय 1 वर्ष सेवा कर रहा है, दूसरे वर्ष में वो जब पहुंचा तो पहले जो 1 महीने का उसे अवकाश अर्जित हो गया उसका नकदीकरण करा लिया। हर वर्ष का अवकाश वो हर वर्ष ले लेता है, उसका नकदीकरण करा लेता है। या 3-4 वर्ष का उसका अर्जित अवकाश हो गया था 3-4 महीने का, 5वें वर्ष में उसका इनकैशमेंट करा लिया। तो ये इनकैशमेंट कैसे करा रहा है? लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, सेवा में रहते हुए छुट्टियों का नकदीकरण कराना। अगर ऐसा कराया गया तो इसके को क्या कहेंगे? टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, ये सभी कर्मचारियों के लिए, और इसको कह लीजिए आप फुल्ली टैक्सेबल, ये पूर्ण रूप से सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। इसमें कोई रियायत मिलेगी ही नहीं। जहां कोई रियायत नहीं वहां कैलकुलेशन कैसी? भाई जहां रियायत मिल रही हो वहां कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी रियायत दें और कितनी रियायत ना दें, कितनी छूट दे दें, कितने पे टैक्स लगा लें, वहां कैलकुलेशन करेंगे ना। ये तो कह रहे हैं अगर सर्विस में रहते हुए, ध्यान देना, अगर सर्विस में रहते हुए उसने इनकैशमेंट करा लिया है तो फुल्ली टैक्सेबल है। किसके लिए? ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज का मतलब होता है गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई एम्प्लॉय हो फुल्ली टैक्सेबल। अब कौन हेड कौन सा होगा? ये इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट नहीं। अगर आप सर्विस में रहते हुए लीव इनकैशमेंट कराते हैं, छुट्टियों का नकदीकरण कराते हैं, तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट में नहीं आएगा। अब आओ इधर, वो उसकी बात खत्म हो गई। लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या तो जब आपका अवकाश ग्रहण हुआ, या आपको पद से हटाया गया, या आपने त्यागपत्र दे दिया,
या छटनी कर दी गई, किसी भी कारण से आपको अलग किया गया व्यवसाय से, उस समय जितना आपका अर्जित अवकाश था उसका नकदीकरण आप कराने जा रहे हैं। कब? रिटायरमेंट के टाइम या उसके बाद में। जिस वर्ष आप इसका नकदीकरण करा रहे होंगे ये उस वर्ष की इनकम मानी जाएगी, उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी। जब इनकी बात करेंगे तो हम लोग फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब दो पार्ट कौन? पार्ट में बहुत डिवाइड करते हैं आप सर? हाँ करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये मेरा प्रयास रहता है। तो जब यहां आएंगे तो देखेंगे क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रिटायरमेंट या इसके बाद में इसने अपने अर्नड लीव का इनकैशमेंट कराया है तो इसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ओके। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट के टाइम अपने छुट्टियों का नगदीकरण कराता है तो उसके लिए क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, जितना पैसा मिला फुल्ली एग्जेम्प्ट। बात खत्म हो गई, फिर छूट गया। फंसा कौन? फंसेगा बेचारा फिर से वही कौन? प्राइवेट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके लिए कंडीशन है। तो जब हम लोग बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इसको रिटायरमेंट के टाइम पर या इसके बाद इसने अपनी छुट्टियों का नकदीकरण कराया। ध्यान रहे ये चाहे जिस प्रकार से भी इसका सेपरेशन किया गया हो, चाहे इसकी उम्र हो गई हो इस वजह से रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे इसने त्यागपत्र दे दिया है, चाहे इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, चाहे इसका रिट्रेंचमेंट कर दिया गया है, किसी भी कंडीशन में जो आपका अर्नड लीव है उसका इनकैशमेंट कराने का पावर आपके पास है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एम्प्लॉयर उसको 2 महीने, एक वर्ष पर 2 महीने का अर्जित अवकाश देता है। एम्प्लॉयर को देने दीजिए। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ष पर 1 महीने का ही अर्जित अवकाश मिलता है, तो हम सिर्फ 1 महीने की ही बात करेंगे। जितने वर्ष उसने सेवा करी उतने महीने का अर्जित अवकाश हो गया, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। तो जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे तो यहां पर इसका कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगाने का लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आएगा इसका मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी, हर चीज का मीनिंग ऑफ सैलरी होता है यहाँ पर इनकम टैक्स में। मैंने आपको बता रखा है कि मीनिंग ऑफ सैलरी याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी HRA वाली होती है। मैंने बताया था HRA पढ़ाते समय कि ये मीनिंग ऑफ सैलरी 6 जगह काम आएगी, तो देखो यहाँ पर भी काम आ रही है। क्या होती है वो? बेसिक सैलरी प्लस DA, कैसा? अंडर सर्विस कंडीशन, प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये मीनिंग ऑफ सैलरी हो जाती है। फिर क्या होएगा? फिर वही होगा जो सब कहीं होता है, मतलब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। निम्न में जो कम होगा वो करमुक्त होगा। जब ये निम्न में करमुक्त होने की बात कह रहा है, इसका मतलब है 3-4 बातें होंगी कोई। तो कौन कौन होंगी वो बातें? नंबर एक क्या होगा? लास्ट 10 मंथ सैलरी, आखिरी 10 महीने का वेतन। और नंबर 2 एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का यहां पर मतलब क्या होगा, कैसे आएगी ये? तो बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, आखिरी 10 महीने के वेतन के आधार पर जो सैलरी निकल के आएगी उसका एवरेज लेंगे, वो होगी एवरेज सैलरी। तो सिंपल सैलरी जब एक जैसी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जब पे स्केल वाली बात आएगी तो फंसेंगे। तो मैं आज आपको इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगा। पे स्केल वाला क्वेश्चन जब मैं न्यूमेरिकल सेशन में चलूंगा आपको उस पे स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। अभी आज बताऊंगा वो सिंपल सा क्वेश्चन बताऊंगा। तो एवरेज सैलरी इनटू अर्नड लीव। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और चौथा पॉइंट क्या होगा?
तो चौथा पॉइंट होगा मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए। ये याद रखना, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा लीव इनकैशमेंट का सेक्शन क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए लीव इनकैशमेंट का मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है लीव इनकैशमेंट का मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, 3 लाख। अब मैक्सिमम लिमिट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लो जिस एम्प्लॉय की बात हम कर रहे हैं वो पहले से भी कहीं किसी और के यहाँ कर्मचारी था, उसके यहाँ से उसको हटा दिया गया, और जब हटाया गया था तो उसका 2 महीने का अर्जित अवकाश था वहाँ पर, और वहाँ उसको 2 महीने के लिए उसने 50,000 रुपये दिए थे लीव इनकैशमेंट के। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 2.5 लाख रुपये रह जाएगी। अर्थात ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये वर्तमान और पूर्व के सभी नियोक्ताओं के द्वारा मिली हुई कुल राशि का योग होता है 3 लाख रुपये। अगर आपको इससे पहले कुछ मिल चुका है तो उसको यहाँ से हटा देंगे, जो शेष बचेगा वही यहाँ पर आएगा। बात क्लियर हो गई? तो ये होती है इसकी पूरी कंडीशन, ये इसकी पूरी रूलिंग है। रूलिंग मैंने आपको समझा दी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पूरी कंप्लीट रूलिंग इसकी हो गई है। अब हम लोग चलते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। बेसिक सैलरी मानते हैं, बेसिक सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। डीए कैसा, अंडर सर्विस कंडीशन, ऐसे नहीं कर, थोड़ा घुमाते हैं। डीए एट द रेट 50% ऑफ सैलरी एंड 50% डीए बिकम अंडर सर्विस कंडीशन, फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स 20,000 रुपये, अर्नड लीव 10 मंथ्स और अमाउंट रिसीव्ड फॉर अर्नड लीव 4,50,000। ओके, ये कंडीशन हो गई इसकी। पूरा ये क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं और इसमें कैलकुलेशन करके देखते हैं कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो देखो मीनिंग ऑफ सैलरी में देखो बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर सर्विस कंडीशन प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 गुणे 10, हमको 10 महीने की वेतन चाहिए होती है। तो 60,000 गुणे 10 बराबर कितना होगा, 6 लाख रुपए। फिर 6 लाख का आपको डीए मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख सर्विस कंडीशन में नहीं होगा, उसका आधा जितना मिलेगा उसका आधा सर्विस कंडीशन में। तो मिला कितना, 6 लाख का आधा 3 लाख इसको मिला, 6 लाख का आधा 3 लाख इसको मिला, और उसका आधा 1.5 लाख रुपया सर्विस कंडीशन में आया। तो बेसिक सैलरी इतनी, डीए इतना, और कमीशन ये पूरा 20,000 एक साथ दिया ही हुआ है। तो सबको जोड़ लीजिए, 5 2 7 और 6 1 7, 7,70,000 रुपये इनकी सैलरी बन रही है। 10 महीने की सैलरी कितनी बन रही है, 7,70,000। तो यहां पर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में पहला पॉइंट हमारा आ गया 7,70,000। बात क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है, एवरेज सैलरी इंटू अर्नड लीव। ये 10 महीने का वेतन है, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो बराबर 77,000 रुपया एक महीने का वेतन हो जाएगा। एवरेज सैलरी कितनी बनेगी, 77,000। तो यहां पर 77 इंटू 10, फिर से वही आ जाएगा 7,70,000। ठीक है, 7,70,000। तीसरा पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना, 4,50,000। और चौथा पॉइंट मैक्सिमम लिमिट कितनी, 3 लाख। इन चारों में आपको सबसे कम क्या लग रहा है, 770 बराबर हो गया, यहां 4,50,000 यहां 3 लाख, सबसे कम कौन, 3 लाख। तो एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा, यहां ऊपर लिख देते हैं, एग्जेम्प्ट क्या होगी, 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो टैक्सेबल क्या होगा, इनको मिला कितना था, 4.5 लाख मिला था, उसमें से 3 लाख हटा दो, बराबर 1.5 लाख रुपया
टैक्सेबल हो जाएगा लीव इनकैशमेंट का। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चल के, अगर मान लो उस क्वेश्चन में ये कंडीशन मिली तो कंपुटेशन करते समय सैलरी का ये 1.5 लाख रुपया उसकी सैलरी के अंदर जोड़ दिया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। बाकी जितना बच गया उसको छोड़ देंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया पूरा लीव इनकैशमेंट की सारी कंडीशन और सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जब मैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सेशन में चलूंगा, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो उसमें जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो पे स्केल वाला क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जब पे स्केल का क्वेश्चन आएगा तब ये 10 महीने का वेतन निकालते समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। उम्मीद है आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जैसा आपको समझ में आया है अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए।